हेलो हेलो हेलो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। बोले क्या? तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। क्या ट्रेंड ये चला हुआ है कि आप हर किसी से सुनोगे कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अच्छा। और तो और क्या बोलेंगे कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। बोले अच्छी बात है। सवाल ये है कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। तो कहानी ये है कि लाइट को भी ऐसा ही लगता है। लाइट का मानना है भाई कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट को किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। बोले सही है, अच्छी बात है। लाइट बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर क्या होगा, मीडियम बदलता है तो? मीडियम अगर बदलेगा तो क्या होगा? इसका यह मतलब है कि लाइट वैक्यूम से एयर में आ रहा है, लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, या जो भी। कहने का ओवरऑल ये मतलब है मेरा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके साथ कुछ होगा क्या? क्या कोई इफेक्ट होता है? क्या उसके साथ कुछ बदलाव आता है? हाँ, एक चीज़ ये तो है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सामने कोई दूसरा मीडियम है और लाइट उसमें इंटर कर रहा है तो लाइट के साथ कुछ नहीं होगा। लाइट के साथ कुछ होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत कैसे होगा? चीज़ें पता करने से। साइंस में हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम अपने नेचर को क्या करते हैं? नेचर को देखते हैं कि हमारे नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। फिर उसके पीछे का हम लोग रीज़न जानने का पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोग कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कभी टैंक देखना जिसमें पानी भरा हुआ है ना। आप टैंक में देखोगे तो आपको टैंक का जो बेस है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा। टैंक एक्चुअल में वो बेस नीचे है लेकिन एपियर ऊपर होता है। आप किसी पॉन्ड या लेक में इस तरीके से आप देखोगे, चीज़ें वो थोड़ी नीचे है, लेकिन जब वो पूरा पानी अगर साफ रहेगा तो आप नीचे का जो बेस है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो अब सवाल उठेगा क्यों? हम लोग तो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा ही उंगली है, मेरा ही फिंगर है। तो आप यहाँ पे एक ग्लास देख लो, इसमें हम ग्लास में पानी है, उसमें अपने अपने फिंगर को रखे। आप थोड़ा सा बेंड देख सकते हो, मेरा फिंगर थोड़ा सा बेंड कर गया है ना। और क्या, आप देखो ये एक प्रिंटेड पेपर है। प्रिंटेड पेपर के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है। अब ग्लास के स्लैब में आप देख सकते होगे कि लेटर्स ऊपर की तरफ दिख रहे, लग रहा है कि ऊपर रेज हो गया, ऊपर की तरफ आ गया है। तो सवाल है क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्या हो गया कि भाई ग्लास स्लैब को रखने से लेटर्स ऊपर क्यों आ गए, है ना। चलो और देखो, घर में अगर नींबू आपको बड़ा करना हो तो एक ट्रिक है। आप क्या करना, एक छोटा सा ग्लास ले लेना, उसमें पानी डाल देना और उस नींबू को, उस लेमन को उसमें डाल देना, नींबू बड़ा हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे होता यह है कि सर वो एपियर बड़ा हो रहा है। अब सवाल है क्यों हो रहा है? आप जब बाहर निकालोगे सेम साइज अंदर डालोगे तो सर उसका शेप ही बदल जा रहा है। अब सवाल उठेगा हमारे मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आप कभी क्या करना, एक गिलास लेना, उसमें एक पेंसिल डाल देना। आपको पेंसिल यहाँ पे बेंड होता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको वो पेंसिल अगर आप साइड से देखोगे तो वो बेंड नज़र आएगा। अब सवाल है भाई ये बेंडिंग क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसका पीछे, है ना। तो वही सब चीज़ है। अब चलो हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्वेशन को अच्छे से समझेंगे। यही ऑब्जर्वेशन है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ टैंक और अ पाउंड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अभी जो देखें ये वाला, है ना, कहाँ चला गया जी, हाँ ये चीज़, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर चुके। अब क्या है, इसके पीछे का रीज़न हम लोगों को जानना है। अच्छा, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उससे पता क्या चला? उससे पता ये चला कि ये तब हो रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ये तब हो रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। एक ही डायरेक्शन में सभी
मीडियम में लाइट नहीं चलता है। जब लाइट, इट अपियर्स दैट व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली कहने का ये मतलब होता है कि जैसे कि लाइट आया, ये मान लेते हैं एयर मीडियम है और ये तो वाटर दिख ही रहा होगा, है ना, ये एयर है और ये वाटर है। जब लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, ठीक है, ऑब्लिकली कहने का मतलब होता है कुछ एंगल के साथ। यहाँ देखिए एक एंगल बना है ना, तो ये जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और कुछ एंगल बना के जाएगा तो आप उसको पढ़ना ऑब्लिकली। ऑब्लिकली कहने का यही मतलब होता है कि विथ सम एंगल। और हाँ, नॉर्मली नहीं है, मतलब लाइट सीधा नहीं पास कर रहा है। जब ऑब्लिकली जा रहा है लाइट तब का बात हो रहा है ना। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कहने का क्या मतलब, मान लेते हैं ये एयर है और ये वाटर है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर में, है ना। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब जिस तरफ से लाइट जा रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से जा रहा था लाइट, यहाँ तक पहुँचा, ठीक पहुँचा, एकदम सीधा है ना। यहाँ जैसे ही मीडियम चेंज किया, क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसी के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग बहुत मीडियम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये इस स्लाइड को स्पेशल ले आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मीडियम क्या होता है। मीडियम हर वो चीज़ को कहेंगे जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है, जिससे लाइट बाहर आ सकता है, जिससे लाइट अंदर जा सकता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अ मीडियम इज एनी मटेरियल, वैसा कोई भी मटेरियल थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, जिसके अंदर से लाइट जा सकता है। जैसे क्या सर, एयर, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, डायमंड, ये सब क्या कहलाएंगे, मटेरियल, सॉरी क्या कह सकते हैं, मीडियम। इन लोग को हम लोग मीडियम का नाम देंगे। कहने का ये मतलब है हर वो मटेरियल, मतलब हर वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है, जिसके अंदर से लाइट पास कर सकता है, उसको हम लोग मीडियम कह रहे हैं। और हाँ, ये सारा जो जितना भी चीज़ कहानी ये शुरू हुआ है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। अब सवाल ये उठेगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स, ठीक है, समझ गए कि मीडियम उसको कहेंगे जिससे लाइट जा सकता है, प्रोपागेट जिसके अंदर कर सकता है। एंड अ चेंज ऑफ मीडियम, और जब कभी भी मीडियम का चेंज होगा, जब कभी भी मीडियम का चेंज होगा, काउजेज व्हाट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ठीक है, लाइट का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। कितना होता है सर, कितना होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का मैक्सिमम स्पीड है। लाइट ये अपना मैक्सिमम स्पीड से वैक्यूम में ही ट्रैवल करता है और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बात है, चलो बहुत बढ़िया। इसको मैक्सवेल भी बोले सबका यही मानना है, ठीक है। लेकिन अब जब मीडियम चेंज करेगा, जब कभी भी मीडियम का बदलाव आएगा तो क्या होगा, इन डिफरेंट मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट का स्पीड कम हो जाता है। अच्छा, कहानी यहां से शुरू हो रहा है। देखो अभी एक चीज हम लोगों को याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, जब कभी भी मीडियम का चेंज होगा, मतलब क्या, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तब क्या होगा, तब एक चीज तो कंफर्म हो गया सर, लाइट का स्पीड बदलेगा। जैसे कि अगर लाइट कहाँ एंटर कर रहा है, वाटर में, तो लाइट का स्पीड देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, घट गया स्पीड। ठीक उसी तरीके से ग्लास में आप देख लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का ये मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट के स्पीड में चेंज आता है। तो इस बात को हम लोग को अभी से माइंड पे रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, अब एक चीज़ अभी इसको हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। अब टाइप्स ऑफ मीडियम किस बेसिस पर है, हम यहाँ पे लिखे हैं सर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर अभी से नाम याद रखना है आपको। कोई रे डायग्राम हो, कहीं से कुछ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको समझना होगा इस चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहला, अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, वैसा मीडियम
जिसमें लाइट एकदम तेजी के साथ चलता है, उस तरह के मीडियम को, उस मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे। जैसे सर वैक्यूम, वैक्यूम एक रेयरर मीडियम है। क्यों सर? एयर रेयरर मीडियम है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है। लाइट जिस मीडियम में फास्टर ट्रैवल करेगा, जिस मीडियम में स्पीड रहेगा सबसे ज़्यादा, उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। उसी तरीके से अब दूसरे मीडियम का अगर बात कर लेते हैं, अदर देन एयर और वैक्यूम, जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हो, वाटर, ग्लास, डायमंड, इन सब चीज़ों में लाइट का स्पीड कम हो जाता है। इन सब चीज़ों में लाइट का स्पीड कम हो जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी रुकिएगा, पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको हम लोग अभी एकदम क्लियर कट समझेंगे। अभी पूरा बात नहीं कंप्लीट हुआ है। क्या चीज़? देखो, अब मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोवर, वैसा मीडियम जिसमें लाइट बहुत स्लो चलेगा, बहुत तो नहीं कहेंगे बट स्लो हो जाएगा, वैसा मीडियम जिसमें लाइट स्लो चल रहा है, उस तरह के मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे। ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ मैं समझा देता हूँ, हमेशा कंपैरिजन करेंगे। कभी भी आपसे कोई रेयरर मीडियम के बारे में सवाल करे, कभी भी कोई आपसे डेंसर मीडियम के बारे में सवाल करे, तो हमेशा कंपैरिजन कीजिएगा कि किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है। ज़रूरी नहीं कि हर बार एयर हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लिखें यहाँ वाटर और इस तरफ लिख देते हैं ग्लास। वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए लाइट का स्पीड किस मीडियम में ज़्यादा है? अब देखिए, हमेशा कंपैरिजन होगा। जब भी आपको दो मीडियम दिया जाएगा, आप कंपेयर करेंगे वहाँ पे। देखो, सबसे पहला आप देखना वाटर और ग्लास में किस में ज़्यादा है, तो वाटर में ज़्यादा है, तो ये हो गया रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू ग्लास। ग्लास के कंपेयर में वाटर रेयरर कहलाएगा और वाटर के कंपेयर में ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो इस तरह से फैसला हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखो अच्छे से, तो यहाँ पे एक देखो वैक्यूम में सबसे स्पीड चलता है। यहाँ पे अगर इस सब में अगर कंपेयर करना होगा मुझे, तो हम लोग कहेंगे वैक्यूम सबसे ज़्यादा रेयरर है, फिर एयर है, फिर वाटर है, फिर ग्लास है, फिर डायमंड है। तो डायमंड यहाँ पे सबसे डेंसर मीडियम हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि क्या चीज़? दो चीज़ हमेशा हम लोग एक सोचते हैं, एक होता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। इस मास डेंसिटी की वजह से हम लोग डेंसर और रेयरर मीडियम नहीं कह रहे हैं, ये अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ होता है। मास डेंसिटी कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये चीज़। और ऑप्टिकल डेंसिटी इस बात का फैसला किया है कि सर किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है। इस बेसिस पर हम लोग किसी को रेयरर मीडियम कहेंगे और किसी को डेंसर मीडियम कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इतना सारा चीज़ जानने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, रिफ्रैक्शन। भाई अब जब लाइट है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो अब ब्रेकर लगने वाला, स्पीड ब्रेकर का काम। तो यहीं से शुरू होता है हम लोग का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, एकदम एग्जाम में तो भर भर के सवाल रहेगा इससे। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन कहते हैं किसको है? अब देखिए, जब लाइट आएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना है इसको, है ना। लाइट आया एयर से, जा रहा है किधर भाई? वाटर में, तो सीधा जाना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट के पाथ में आ गया बेंडिंग, लाइट के पाथ में आ गया बेंडिंग, लाइट कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग रिफ्रैक्शन का नाम दिए, है ना। अभी चलिए इसको पढ़ के देखते हैं भाई। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे ऑब्लिकली का मतलब। ऑब्लिकली का मतलब होता है कि लाइट इस मीडियम में कुछ एंगल से जाए, है ना, 90 डिग्री नहीं, नॉर्मली का बात नहीं हो रहा है, ऑब्लिकली का कहने का मतलब ये होता है कुछ एंगल बना के। तो जब कभी भी लाइट कुछ एंगल से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर,
द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। अच्छा देखो, जाना तो सर इधर था, जाना तो इधर था, लेकिन भैया मुड़ गए ना, तो मुड़ गए, इधर चले गए, तो सेकंड मीडियम में इसके डायरेक्शन में बदलाव आ गया। आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे इस तरीके से एक ग्लास का स्लैब रखा है ना, ग्लास के स्लैब मान लेते इधर भैया एयर है, ठीक है, आया यहाँ पे एंट्री मारा लाइट। आप देख सकते हो लाइट को थोड़ा इस तरफ जाना था, लेकिन लाइट कैसा जा, इस तरह इस पाथ पे जाना था लाइट को, लेकिन लाइट बेंड कर गया। अगेन यहाँ पे फिर अगेन मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो ग्लास से फिर एयर में जा रहा है, आप फिर देखो यहाँ पे लाइट बेंड कर गया। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में बदलाव आता है, लाइट का स्पीड चेंज करता है, जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये बेंडिंग क्यों आ रहा है? ये बेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि सर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसके स्पीड में बदलाव आता है। इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो एक तरीके से एक एनालॉजी बताते हैं हम। सबसे पहला, लाइट इस तरह से आया, ठीक है, यहाँ टकराया। अब लाइट को एक रे की तरफ मत सोचो, आप सोचो मान लो ये एक तरीके, ये लाइट आ रहा है इस तरह से, ये इस तरह से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, आया 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 यहाँ तक, देखो ऑब्लिकली आ रहा है लाइट। अब इसको आप पार्ट पार्ट समझ सकते हो, इसको आप एक सेकंड, आप इसको बहुत आराम से समझो। हम इसको समझाते हैं कि बेंड क्यों करता है कोई चीज़। आप देखो ये लाइट आया, इस तरह से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक पहुंचा। अब जैसे ही देखो ये पार्ट लाइट में पहले एंटर करेगा, लाइट में नहीं वाटर में, ये लाइट का जो पार्ट है ये वाटर में पहले एंटर करेगा। इस तरह से ये आया, पहुंचा यहाँ। अब जैसे ही ये एंटर किया ये पार्ट, तो अब ये पहले इस मीडियम में एंटर कर रहा है तो इसका स्पीड पहले चेंज हो जाएगा, पहले कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस पार्ट का स्पीड ज़्यादा है, तो ये वाले पार्ट का स्पीड अभी कम हुआ तो ये पीछे होगा, क्यों? और ये ऑटोमेटिक इसका स्पीड ज़्यादा है, तो कुछ इस तरीके से बेंडिंग नहीं होगा ऐसा। देखो लाइट आया, इस जगह पे स्ट्राइक किया, अब यहाँ पे इस पार्ट का स्पीड बदल गया, कहने का मतलब कम हो गया। अब जैसे ही कम होगा तो ये थोड़ा पीछे हो जाएगा, और इस पार्ट का अभी भी स्पीड ज़्यादा है, तो इस तरह से बेंडिंग होगा कि नहीं होगा, ऐसा समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं ये इस एनालॉजी के साथ। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, समझिए, एक अलग से बताते हैं। इस तरह से एक मीडियम है, ये मान लेते हैं आपका कोई मीडियम एयर है और ये वाटर है, ठीक है। लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आया, हट जा भाई, कहाँ से आ रहा है ये? लाइट यहाँ इस तरह से पहुँचा। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो देखो ये पार्ट का हम लोग को पता है कि लाइट का स्पीड बदलता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो इसका स्पीड पहले कम होगा, और अभी भी इसका इधर का स्पीड ज़्यादा है, तो इधर ये आगे की तरफ जल्दी भागेगा और ये थोड़ा पीछे हो जाएगा क्योंकि इधर का स्पीड कम है। अब जैसे ही थोड़ा इस तरह का जैसे ही होगा तो ये ऐसा बेंड होगा और धीरे धीरे इस तरह से एंटर करेगा यहाँ पे। अब जब पूरा तरह से एंटर कर जाएगा तो सबका स्पीड बराबर हो गया, अब लाइट सीधा चलेगा। तो कहने का ये मतलब है लाइट तब बेंड कर रहा है जब लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रहा है, पहला चीज़ कुछ एंगल के साथ, है ना। क्यों बदल रहा है डायरेक्शन सर? डायरेक्शन इसलिए बदल रहा है क्योंकि लाइट का स्पीड बदल रहा है। तो आप जब भी कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट के स्पीड में बदलाव आएगा, जिसके कारण से लाइट बेंड कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो लाइट आ रहा है हम लोग उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और जब कभी भी इंसिडेंट रे किसी दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करेगा तो जिस पॉइंट पे करेगा इस पॉइंट से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल है। हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हाँ। और यहाँ पे देखो आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है जिसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये रे है, ये रे कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे, जो रे दूसरे मीडियम में एंटर कर चुका है, ठीक है। फिर हम लोग नॉर्मल से इसको मेजर करेंगे, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हाँ, ये दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होता है। चलो अब आगे हम लोग चल सकते हैं।
अब बहुत यूनिक बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसे बेंड करता है, तो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। रेयरर टू डेंसर, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, मतलब मान लेते हैं सर ये एयर है और ये मान लेते हैं वाटर। क्यों सर, लाइट का स्पीड एयर में कम होता है? नहीं भाई, नहीं, ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट एयर रेयरर मीडियम हो गया। लाइट का स्पीड वाटर में कम होता है, इसलिए लाइट डेंसर मीडियम हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसका एक अच्छे से एकदम बढ़िया से एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, कैसे इसको ड्रॉ करना, आपका कभी गलत नहीं होगा। आप करना क्या, इस तरह से देखो, लाइट का हमेशा जो जिस पाथ पे जाना चाहे उसको ड्रॉ कर लो आप, इस तरह से, ऐसे ड्रॉ कर लो, इस तरह से पूरा ड्रॉ कर दिए। मतलब अगर एयर और ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर मीडियम अगर नहीं होता तो लाइट कुछ इस पाथ से जा रहा होता है ना, ठीक है, ऐसा चला जाता लाइट को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मीडियम बदल चुका है, यहाँ पे मीडियम बदल चुका है, अब लाइट का स्पीड होगा कम। लाइट का स्पीड जब कम होगा तो हमेशा याद रखना आप लोग कि वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। देखो ये लाइन है, ये मेन लाइन है, मेन लाइन से लाइट याद तो देखो आप ऐसे समझो, ये जो पिंक लाइन है या तो ये इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। बेंडिंग का तो यही मतलब है सर, इस पाथ से या तो उधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा। जब स्पीड कम होगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के तरफ, इस नॉर्मल के तरफ लाइट मुड़ेगा। मतलब क्या, इसको पढ़ेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, टुवर्ड्स नॉर्मल, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आया आपको, है ना। ए भैया, हाँ छोटा हो जा, मिट जा भाई, मिट जा, ठीक है, समझ में आया थोड़ा, है कि नहीं। मतलब क्या कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो स्पीड कम होगा, तो किधर मुड़ेगा सर, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। देखो ओरिजिनल, हमेशा याद रखना कैसे इसको पहचाने, तो अब देखो ओरिजिनल रे, ओरिजिनल पाथ से या तो इधर बेंड करने का या तो उधर जाएगा। तो जब उधर जाएगा तो पढ़ेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब इसके इस तरफ आएगा, मतलब इस पाथ के इस तरफ आएगा, तो इसको पढ़ेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलो मान लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अगर अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ले लेते हैं हम लोग इसको वाटर और इसको ले लेते हैं एयर, है ना, ठीक है। एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। अब चलो, अगर यहाँ पे एयर नहीं होता, वाटर ही वाटर होता, तो लाइट कुछ इस पाथ से जा रहा होता, लाइट अपना सीधा इस पाथ को फॉलो करता, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब लाइट का स्पीड बढ़ेगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तो लाइट का स्पीड बढ़ता है, तो वो नॉर्मल की तरफ ना आके किधर जाता है, किस तरफ जाएगा, उस तरफ। किस तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ओरिजिनल पाथ है, अगर इधर आता तो टुवर्ड्स कहलाता है, उधर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमेशा याद रखिएगा, जब लाइट का स्पीड बढ़ेगा, मतलब कि लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि लाइट हमेशा किधर बेंड करेगा, नॉर्मल के अवे। नॉर्मल के अवे कहने का ये मतलब होता है कि सर ये ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ के उस तरफ, नॉर्मल की तरफ नहीं, उस तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, अच्छे समझिए। मान लेते ये लाइट है, आया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेयरर मीडियम, आप कैसे बनाओ, और ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम। आप इस चीज़ को एग्जाम में या कभी भी कैसे ड्रॉ करोगे, या कोई रे डायग्राम रहा तो सबसे पहले याद रखना कि ओरिजिनल पाथ के बारे में इमेजिन करना। सर अगर नहीं होता तो कैसे जाता, इस तरह से जाता, सही बात है। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो सीधा जाता। अब देखो, अब फैसला क्या करना है कि लाइट बेंड करना, बेंड मतलब या तो इधर, है ना। तो जब कभी भी लाइट स्लो होगा, स्लो कब होता है, डेंसर मीडियम में स्लो होता है, तो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के तरफ। तो इस तरफ आप लाइट को बेंड कर देना, बस ऐसा। कितना इजी है, ठीक। आप क्या करना, सेकंड क्या करना, आप इधर क्या हो गया सर, ये हो गया डेंसर, ले लेते हैं इसको हम लोग, और इसको ले लेते हैं रेयरर। फिर वही बात क्या सर, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधा लाइट सीधा जा रहा होता, ऐसा। अब चूंकि मीडियम चेंज कर गया,
मीडियम बदल गया, लाइट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और जब कभी भी लाइट इसका स्पीड बढ़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा, उधर उस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे नॉर्मल पढ़ेंगे उसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरफ मूवमेंट कर जाएगा लाइट, इस तरह से। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब स्पीड बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, जब स्पीड घटेगा तो नॉर्मल की तरफ भागेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब हम लोग। यस, अब आ जाता है व्हेन बेंडिंग डज नॉट अकर, कब लाइट बेंड नहीं करेगा, कब लाइट बेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहला है कि नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कहने का मतलब है कि ऐसे है सरफेस, मतलब ऐसे दूसरा मीडियम, और लाइट एकदम नॉर्मली परपेंडिकुलरली आकर स्ट्राइक करे, तब हम कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। अब लाइट का जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है कुछ इस तरह से है, आया, एंटर कर रहा है लाइट इसमें। अब क्या होगा, अब ऐसे इमेजिन करो, ये लाइट है, ये लाइट इस तरह से आया आया आया। अब दूसरे मीडियम में जाने में लाइट का स्पीड बदलेगा, लेकिन इस पूरे का स्पीड एक ही बार बदल रहा है, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है लाइट का स्पीड तो बदलेगा लेकिन बेंडिंग नहीं होगा। जब लाइट एक मीडियम से, मान लेते हैं ये एयर था और ये आपका वाटर है, या कोई भी दो मीडियम हम ले सकते हैं, तो जब कभी भी ऐसा होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, और कैसा एंटर कर रहा है? नॉर्मली। नॉर्मली कहने का मतलब 90 डिग्री, है ना, नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो उस समय लाइट का स्पीड तो बदलेगा लेकिन बेंडिंग नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा, ये मान लेते हैं ये एयर है, मतलब सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, मान लेते हैं कोई ऐसा दो मीडियम है जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, मतलब इसमें भी लाइट का स्पीड सेम है और इसमें भी लाइट का स्पीड सेम है, तो कहने का ये मतलब है कोई बेंडिंग नहीं होगा, लाइट सीधा चला जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग चल सकते हैं। अब क्या है भाई? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ये क्या है? ये बहुत ही पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। लाइट चलो इस तरह से आया, है ना, ग्लास स्लैब के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियम दो बार चेंज कर रहा है। पहले मान लेते हैं ये एयर है, ये है एयर, ये है सर ग्लास, देखने ही से लग रहा है ये है ग्लास, और फिर अगेन एयर। अरी लिख दिए यार, एयर होगा भाई, अरी का है, अरी, हाँ एयर। देखो दो बार मीडियम बदल रहा है, पहले लाइट एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है बहुत आसान से, इसको पहले देखने से पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए लाइट इस तरह से आया, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है सर, ये नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और यहाँ पे बन जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए बहुत बढ़िया। अब है ये एयर, ये है एयर, और ये है ग्लास, ये है ग्लास, ठीक है। एयर अब जाएगा रेयर टू डेंसर मीडियम, तो किधर मुड़ेगा? अवे या टुवर्ड्स? तो टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स कहने का मतलब लाइट कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा यहाँ तक तो चलेगा, अगेन मीडियम बदल रहा है। अब क्या करें? अब कभी भी ऐसा होगा तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा। जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब देखना है कि सर लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है। लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, मतलब ये ग्लास है, ग्लास से एयर में जा रहा है। अब लाइट को जाना कुछ इस पाथ में था, लाइट को जाना कुछ इस पाथ में था, ऐसा 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 ऐसा, है ना। लाइट ऐसा जाता, लेकिन ऐसे ना जाके कैसे चला जाएगा? अवे नॉर्मल। लाइट कुछ इस तरह से चला जाएगा, है ना, लाइट कुछ इस तरह से चला जाए। देखो ये ओरिजिनल रे था, इस पाथ में जाना चाहिए था यहाँ से लाइट को, लेकिन लाइट कैसे गया? इस पाथ से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म्स देखो। सबसे पहला ये हुआ इंसिडेंट रे, ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये पिंक लाइन, ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, बहुत बढ़िया। फिर अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? इमर्ज करना, इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इमर्जेंट रे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आप देखो ये वाला ये वाला आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर अगेन यहाँ पे है ना। फिर ये जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देखो यहाँ पे है कुछ नहीं बहुत बड़ा, लाइट इस तरीके से आया, रेयरर से डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ा, फिर आ गया, फिर जाना था भैया, फिर अगेन लाइट क्या बोलते हैं, लाइट का क्या हो रहा है, अगेन स्पीड बदलेगा, अगेन मीडियम बदल रहा है, अगेन स्पीड ब्रेकर, इस बार स्पीड ब्रेकर नहीं, इस बार स्पीड बढ़ेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इस तरह से लाइट चला जाएगा। अच्छा, इतना होने के दौरान हुआ क्या? हुआ ये कि सर लाइट को इस पाथ से जाना था, ये हो गया ओरिजिनल पाथ या ओरिजिनल कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये इमर्जेंट मतलब जो भी रिफ्रैक्शन हुआ उसके बाद देखो ये पैरेलली जा रहा है दोनों, लेकिन यहाँ पे कुछ भैया डिस्टेंस बढ़ गया है, इसको कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, लाइट इस तरीके से आया है ना, अब देखो एयर से ग्लास एंटर किया तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव किया, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ा, अगेन फिर रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने के बाद लाइट के पाथ में कुछ इतना का चेंजेस आया, लाइट शिफ्ट कर गया। क्या बोलेंगे इसको? लाइट शिफ्ट कर गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ ये पढ़ लिए, आगे क्या है? हाँ लैटरल शिफ्ट, यही चीज़। अब क्या है, यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सही बात है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इमर्जेंट रे कुछ इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जाता, दोनों देखो आपस में पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द इमर्जेंट रे स्लाइटली शिफ्टेड, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया ना, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, दिस साइडवे शिफ्ट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, इसी को हम लोग लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस डिस्टेंस को देखो, ओरिजिनल रे और ये शिफ्टेड रे, मतलब ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये वाला, ये अगर स्मॉल डी से दिखाएंगे तो स्मॉल डी यहाँ पे आपका कहलाएगा लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कहने का क्या मतलब है सर? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल रे एंड इमर्जेंट रे, ये कहलाता है लैटरल शिफ्ट। तो जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट लैटरली शिफ्ट हो जाता है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब लैटरल शिफ्ट किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा भैया? पहला, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अच्छा एक बात समझिए, ये जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, ये वाला थिकनेस का बात हो रहा है, ये मान लेते हैं टी है ना, ये जितना ज़्यादा होगा, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से मान ले इतना है और एक है इतना। अब लाइट आया, ऐसा स्ट्राइक किया, ठीक है, थोड़ा बेंड किया, ठीक है, फिर ऐसा चला गया, ओरिजिनल से इतना हुआ, इतना। अब लाइट फिर आया इस तरह से, ठीक है ना, ए भैया इस तरह से लाइट अगेन बेंड करेगा और फिर इस तरह से जाएगा। तो देखो जितना था उतना ज़्यादा, अब ये शिफ्ट बढ़ गया ना, तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा लैटरल शिफ्ट होगा। कहाँ चलेगा हम लोग जी? पीछे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा। और क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी अगर नहीं जान रहे हो, अभी नहीं पढ़े हम लोग, अभी पढ़ेंगे इसको, तो ऐसे समझो कि ऑप्टिकल डेंसर जितना ज़्यादा मीडियम रहेगा, जितना ज़्यादा कम स्पीड होगा उस मीडियम में लाइट का, उसमें उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे चल सकते हैं हम लोग। अब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ज़रूरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। रिफ्रैक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, हाँ ये वाला, द रिफ्रैक्टेड रे सर ये, एंड द नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है।
एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। अच्छा, ये इंटरफेस कहलाता है, मतलब जब जहाँ मीडियम चेंज कर रहा होता है उसको इंटरफेस कहते हैं। ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, बहुत बढ़िया, और ये हो गया सर नॉर्मल। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करता है। जैसे रिफ्लेक्शन वाला था ठीक वैसा ही है, कहने का मतलब सब एक ही प्लेन में लाई करता है। और प्लेन कौन सा है? बोर्ड है आपका प्लेन। हाँ, दूसरा क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम अच्छे से समझाते हैं। पहले यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे, हाँ इस जगह पे आते हैं, समझिए। मान लेते हैं दो आपको मीडिया दिया गया, एयर और वाटर, ये पेयर दे दिया गया है। पेयर कौन सा है? एयर और वाटर। ठीक है, ये हमारा मीडियम हो गया एयर और ये हो गया वाटर। ठीक है भाई, अब क्या? अब ये है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 22 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? अब साइंटिस्ट लोग क्या किया कि इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, कुछ कर रहा था अपना काम, तो वो रेशियो लिया, वो I/R का रेशियो नहीं लिया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो नहीं लिया, उससे उसको कुछ नहीं मिला। मिला किससे पता है? वो लोग क्या किए, वो साइन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन ऑफ एंगल I बाय साइन ऑफ एंगल R लिए, साइन ऑफ एंगल R लिए। ठीक है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लेने से क्या हुआ? लेने से हुआ ये कि सर यहाँ पे वो रखे साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 22 डिग्री, ये रखे। अब जो भी वैल्यू होगा इसका, उसको वो डिवाइड करके देखे, वो निकाले, तो वो वैल्यू आया कितना? 1.33। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वो एंगल चेंज किए, फिर वो एंगल को चेंज किए, एंगल चेंज किए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अबर कितना है? अबर 40 डिग्री वो कर दिया, एंगल को बढ़ाए, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। ठीक है, और फिर उसमें उस समय आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आया 28.8 डिग्री। अब फिर क्या किए? फिर अगेन वही काम भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। क्या चीज़ किए? मतलब साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 28.8 डिग्री। इसको करने के बाद जो भी वैल्यू आया, आप करके देख लेना साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो करने के बाद फिर उसके पास जो वैल्यू मिला वो फिर अगेन 1.33 मिल गया। फिर अगेन क्या किया? फिर एंगल को बदले, अबर एंगल कितना किए? 55 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 38 डिग्री। ठीक है, अगेन वो वैल्यू निकाले तो साइन I बाय साइन R किए, फिर ले लिए वो साइन 55 डिग्री अपॉन साइन 38 डिग्री। अगेन जो वैल्यू था वो आया 1.33। आहा, तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी लाइट एयर से वाटर में जा रहा है तो हम इसका एंगल ले रहे हैं साइन I बाय साइन R, हमेशा वैल्यू एक कांस्टेंट आ रहा है। अभी इस कांस्टेंट का मतलब समझेंगे। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल आप देखो क्या चीज़ कि अगर हम लोग पेयर बदल दिए, देखो ये जो 1.33 आ रहा था, ये जो 1.33 वैल्यू आ रहा है, ये एयर टू वाटर, जब लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, जब लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। अब क्या है? अब यह है कि अब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा। अब मीडियम का पेयर हम लोग बदल दिए, एक मीडियम तो एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, इस बार वाटर नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन क्या आता है देखते हैं। अब क्या किए सर, ये मीडियम तो हम ले लिए एयर और ये मीडियम हम ले लिए ग्लास। बोले ठीक है, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस रखे 30 डिग्री और ये हमारा निकल के आया 19.5 डिग्री। अब क्या किए सर, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 19.5 डिग्री, वैल्यू निकल के आता है 1.5। बोले ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगेन हम एंगल को बदले, एंगल चेंज किए, ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया आपका 25.4 डिग्री। बोले ठीक है, अब क्या मिला इससे? अगेन हम लोग फिर से रेशियो निकाले
साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 25.4 डिग्री, फिर से वैल्यू 1.5 आया। अच्छा, अगेन एंगल चेंज किए, फिर से हम लोग 55 डिग्री रखे और 33.1 डिग्री रखे क्या निकला, मतलब वो 55 डिग्री पे किए तो वैल्यू इतना आया। तो साइन आई बाई साइन आर अगेन किए तो साइन 55 डिग्री अपॉन साइन 33.1 डिग्री, फिर से वैल्यू निकल के 1.5 ही आया। तो एक इसी को एक लॉ बना दिया जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहें। बोले क्या कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो जब हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा एक गिवन मीडिया के लिए। क्या मतलब हुआ, मतलब जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगा आप ये रेशियो ले हुए तो ये हमेशा एक कांस्टेंट देता है। अब सवाल ये उठेगा तो इससे क्या मिल जा रहा है, क्या हो जा रहा है इस कांस्टेंट से, क्या ही पता चल रहा है, ये आप सोच रहे होंगे। अच्छा, उससे पहले अभी हम इसको बहुत अच्छे से भी बताते हैं, बढ़िया से बताएंगे इस चीज़ को। पहले वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, अब ये क्या कहता है, बढ़िया से इसको द रेशियो ऑफ, रेशियो ले रहे हैं, देखो रेशियो का लाइन दे दो भाई, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिए, इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। अभी देखो एयर और वाटर के लिए था, एयर और वाटर ये एक पेयर कहलाएगा। लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, इसके लिए कांस्टेंट करने पे कितना आ रहा था 1.33, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहाँ गया, दूसरा हम लोग जब एयर और ग्लास लिए तो वैल्यू निकल के कितना आया 1.5। एंगल कोई सा भी चेंज कर लो, अगर आपका ये पेयर सेम है तो वैल्यू हमेशा 1.5 निकल के आएगा। यही स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ यही है। चलो स्नेल्स लॉ को फिर एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, इस तरीके से आ जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही चीज जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही स्नेल्स लॉ है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जब मीडिया सेम रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि एयर और वाटर है तो इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है 1.33, उसी तरीके से एयर और ग्लास है तो 1.5 आ रहा है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा, फॉर द लाइट फॉर अ गिवन कलर, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा अभी से कि चूंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो और लाइट वाइट कलर 7 कलर का बना हुआ है, तो उसमें जितने भी कलर्स होते हैं सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है और सबके लिए ये जो वैल्यू है कलर्स के लिए भी अलग अलग आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा डिफर करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वेवलेंथ चेंज होगा तो इसका भी वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन थोड़ा। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू। अच्छा, अभी आप 10th क्लास में हो तो हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 से बड़ा लेना और 90 से छोटा लेना। बहुत बढ़िया, चलो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। तो ये समझ में आया और ये समझ में आया, चलो। लेकिन अब सवाल है साइन आई बाई साइन आर करने से मिला क्या हो गया ऐसा कि ये वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है। अब समझिए इसको बहुत अच्छे से, ये 1.5 कोई मामूली नंबर नहीं है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, हमेशा सेकंड मीडियम का होगा, ऑफ सेकंड मीडियम, ये कहलाएगा सेकंड मीडियम का। अभी इसको देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, सिर्फ हम ट्रेलर बता रहे हैं, बस इसको एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये 1.5 जो वैल्यू निकल के आता है, ये वैल्यू बहुत सारी चीज़ को बताने वाला है। क्या बताने वाला है, पहला चीज़ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का। मतलब क्या, लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, तो ये जो 1.5 वैल्यू है ये कहलाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कब 1.5 होगा, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है। मतलब क्या कि ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहलाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं
यहाँ एयर ना लेके कोई और मीडियम ले लेंगे तो ये वैल्यू अलग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अभी एयर से गिलास में लाइट जा रहा है, वैल्यू निकल के कितना आ रहा है 1.5। क्या कहलाएगा 1.5? बोलेंगे सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होता है। बोले अभी तो इससे क्या हो गया, इससे क्या बात समझ में आ गया? अभी इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ये आपको बता दिया गया। अब देखो इस तरह से लाइट आया, सर लाइट एयर से एंटर किया ग्लास में, ऐसा चला गया, ये हमारा मीडियम है गिलास। ठीक है सर, लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ग्लास में कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये 1.5 वैल्यू। अच्छा, तो मतलब कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो इसका जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो निकल के जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये 1.5 से आपको पता ये चला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से ये पता चला कि लाइट का स्पीड एयर से ग्लास में जाने में कितने टाइम्स घट जाता है। हम लोग को ये पता था कि लाइट का स्पीड कम होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, कितना कम होगा वो बताएगा ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना मुड़ेगा वो बताता है ये वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ये बताएगा कि लाइट का स्पीड कितने टाइम्स कम होगा, लाइट का इसकी स्पीड जो लाइट बेंड कर रहा है वो कितने एक्सटेंट से बेंड करेगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग। तो ये 1.5 वैल्यू ये चीज़ बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन उससे पहले अगर मान लेते, अच्छा देखो एक चीज़ और क्या है, कि लाइट के पास अपना एक स्पीड होता है, वी लिख रहे हैं, पहले हम सी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते लाइट एयर में है, तो सी से चल रहा है, सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगा उसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइट चेंज कर जाता है, मतलब लाइट का स्पीड बदलता है। एक चीज़ मतलब क्या हम लोग तय कर लिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट का क्या बदलता है, स्पीड, पहला चीज़ डन। और क्या बदलता है सर, वेवलेंथ। लैम्डा याद है 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, वेवलेंथ। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट का वेवलेंथ भी बदल जाता है। मान लेते हैं कि किसी लाइट का, कोई लाइट पड़ा और उसका वेवलेंथ था 600 नैनोमीटर, इतना था पहले से, एयर में कितना था 600 नैनोमीटर। अब वो एंटर कर गया गिलास में एंटर करने से क्या हुआ भाई, कितना आया 400 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ भी चेंज कर गया। कहने का ये मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो पहला तो स्पीड बदलता है और दूसरा क्या बदल जाता है सर, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर हो गया। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद एक बहुत खास बात आप लोग को पता होगा, फ्रीक्वेंसी। सर ये नहीं बदलता है, ये रह जाता है कांस्टेंट। मीडियम बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी रहेगा कांस्टेंट, ये नहीं बदलता है। दो चीज़ बदलता है, पहला स्पीड बदल जाएगा लाइट का, दूसरा वेवलेंथ बदल जाएगा लाइट का जब मीडियम चेंज होगा। लेकिन क्या नहीं बदलता है सर, फ्रीक्वेंसी। बोले क्यों नहीं बदलता है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट चीज़ है, वो एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है ये चीज़ नहीं बदलता है। ठीक है, वो सोर्स डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे मैटर करता है कि सोर्स कौन है उसका। तो जितना सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग को याद है एक फार्मूला V = F लैम्डा 9th क्लास में। तो यहाँ से F का वैल्यू कितना आया, F का वैल्यू हो गया V/λ। अब सोचो V भी 1.5 टाइम्स कम हो रहा है, लैम्डा भी 1.5 टाइम्स कर रहा है, तो ये तो कट गया, तो ये तो वैल्यू अभी भी कांस्टेंट हो गया।
तो इस तरह से ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग आप नोटिस करो, आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं कि अगर लाइट का स्पीड कितना था एयर में था लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम पूछे सर ग्लास में कितना होगा, तो आप बता दिए कुछ नहीं कीजिए, आप सी को उस 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। 1.5 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.5 है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बात है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, ग्लास इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, C/V। इस तरह से बन गया, हाँ या ना। तो इस तरह से मतलब क्या कि जिस मीडियम से लाइट आ रहा है सी से, मतलब एयर से ग्लास, एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से आ रहा था सर, लाइट आ रहा था एयर से ग्लास में, लाइट आ रहा था एयर से ग्लास में, है कि नहीं। तो ऊपर वाले का स्पीड बाई नीचे वाले का स्पीड, इसको डिवाइड अगर आप करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। देखिए तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना होता है C, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड है V, और इसी को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अभी रुक जाइए, कहानी अभी बाकी है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और बात समझाऊंगा। हाँ, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिए ऊपर का मीडियम एयर और नीचे का मीडियम ले लिए वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एयर नहीं लेंगे, अदर देन एयर ले रहे हैं हम। यहाँ पे ले लिए हम लोग ग्लास ऊपर ले नहीं ऊपर लेते हैं हम लोग वाटर को, वाटर ऊपर ले भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ले लिए ग्लास। अब देखो अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया गया है ना। आप लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, ठीक है, लिख दिए। एयर में लाइट का स्पीड C, तो ऊपर आ जाएगा C, ऊपर का मीडियम ऊपर लिखना, डिवाइड देना। हम मान लीजिए वाटर में वेलोसिटी कितना है, इतना, तो VW लिख दिए। तो इस तरह से फॉर्मूला एक बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वाटर में मान लेते हैं V1 है और ग्लास में मान लेते हैं V2 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी म्यू से दिखा रहे हैं, अभी सिंबल के बारे में बताएंगे। म्यू या N से भी दिखाते हैं हम लोग, दो तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा म्यू अभी लिख रहे हैं हम देखो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या चाहिए, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। ऊपर का स्पीड ऊपर लिखाएगा और नीचे का स्पीड नीचे। तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दो तरह का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा उस समय एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, दूसरा क्या, जब लाइट अदर देन एयर, कोई दूसरा मीडियम हो, जैसे यहाँ वाटर है और गिलास है, यहाँ पे एयर नहीं है, अब यहाँ कोई भी मीडियम हो सकता है, तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब एक मीडियम एयर हो, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, उस समय जो वैल्यू आपका निकलेगा, उस वैल्यू को, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, सही क्या, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब साफ साफ है कि जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर से गिलास में जा रहा है, यहाँ एयर नहीं है, तो इस समय जो वैल्यू निकल के आएगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये जो निकला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कहेंगे इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी और देखना है, अभी तो हम ऐसे ही बताया। चलो बढ़िया से, हाँ यहाँ पे आप पहले देख लो। When light goes from air to medium,
मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? लाइट एयर से किसी और, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ वाटर, एयर, गिलास। तो मान लेते हैं यहाँ कोई मीडियम है, तो इस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम लोग, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, जो मीडियम ऊपर रहेगा, ऊपर में कौन है सर? एयर या वैक्यूम है, तो सी लिखना। और दूसरे वाले मीडियम के लिए वी लिखेंगे। तो हम जब भी ऊपर में सी रहा, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, तो हमेशा याद रखना क्या चीज़? वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अच्छा, चलिए यहाँ समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अब देखो यहाँ एयर नहीं है, यहाँ कोई दूसरा मीडियम है। यहाँ एक मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इसमें स्पीड 1 है, स्पीड v1 है, और इसमें स्पीड v2 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये लिखने का एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और मैं बताता हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को, वो इजी रहेगा याद रखने के लिए। हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो हमेशा सेकंड मीडियम का होता है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा सेकंड मीडियम, एन से भी दिखाते हैं और म्यू से भी दिखाते हैं। अभी हम इसको बताएंगे। एन लिख लिए, किस में जा रहा है? 1 से, तो 1 से 2, ऐसे आप लिखना, याद रहेगा आपको। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा सेकंड मीडियम का होता है, पहला मीडियम का नहीं, सेकंड मीडियम का। ठीक है, और जब अदर देन एयर रहेगा तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अच्छा, अभी और देखिए बढ़िया से। अब इसको हम लोग आते हैं वापस से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ये प्योर नंबर है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, या तो आप म्यू से दिखाओ या फिर एन से, आपको ऐसा भी यूज कर सकते हो। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट ट्रेवल स्लोअर। ऑप्टिकल, अभी देखो हम लोग ऑप्टिकल डेंसर पढ़े थे मीडियम, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा कम होगा, तो वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, तो बहुत ज़्यादा है। इतने टाइम्स लाइट का स्पीड घट जाएगा, इतने टाइम्स लाइट का वेवलेंथ घट जाएगा, तो ये डेंसर मीडियम में आ गया हमारा विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, इट इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम बेंड्स। तो जितना ज़्यादा ये क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और मीडियम विथ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आया। अब आगे हम लोग चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। आता है एक क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन? फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अच्छे से देखिए। इस बार लाइट रे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का पूछा है। तो चलिए मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम ए के रेस्पेक्ट में लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो तरह से निकाला जा सकता है, स्पीड तो गिवन नहीं है, एंगल गिवन है, तो साइन आई अपॉन साइन आर कर दिए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? अब सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। क्या है, काहे नहीं सोचना पड़ेगा? देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरफ से रे आ रहा है, तो ये हो गया मीडियम ए, ये मीडियम बी, मतलब इस मीडियम का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हुआ, मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला हो गया है ना, साइन 45 साइन 45 डिग्री। ठीक है, हमेशा सेकंड मीडियम का निकाला जाता है। इसका कहने का ये मतलब होता है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, तो इस मीडियम में एंटर कर रहा है, तो इसी का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2,
और साइन 45 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं आप लोग, 1/√2। ठीक है, अरेंज करेंगे तो √3/2 इंटू √2, तो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन के हिसाब से हम लोग तो काट छाट तो कर ही सकते हैं, बट √6/2। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग फाइंड किए। तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम लोग साइन 45/sin60 कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। देखना पड़ेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रहा है और किसका क्या पूछा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है, हम लोग आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पहले समझते हैं ये होता क्या है और कैसे अगर एग्जाम में आता है तो कैसे इस पे डील करेंगे हम लोग। पहले देखें यहाँ पे क्या करेंगे। सपोज ये एक मीडियम 1 है, ये है आपका मीडियम 1, ठीक है। अब नीचे है, ये है आपका मीडियम 2। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइट ऐसा हुआ कि लाइट आया मीडियम 1 से और मीडियम 2 में एंटर किया। आपसे पूछे हम कि चलिए आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भाई, मीडियम 2 का। तो लाइट 2 में आ रहा है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलना होगा। किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, जिससे आ रहा है और जिसमें जा रहा है उसका निकालना होता है। तो लिख दिए ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू का साइन दे दीजिए। मान लीजिए इसमें स्पीड था v1 और इसमें स्पीड है v2। तो हम लोग जानते हैं जिस मीडियम से लाइट आ रहा होता है उसका स्पीड लिख देना है हम लोगों को ऊपर की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, जिस मीडियम में इंटर कर रहा है उसका स्पीड हम लोग लिख दिए नीचे। चलिए ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, जस्ट उल्टा केस ले रहे हैं। अब ये हो रहा है, अब हो ये रहा है कि लाइट मीडियम 2 से, अब मीडियम 2 ऊपर है ऐसा मान लेते हैं, मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा है। सेम मीडियम है दोनों, मीडियम 1 से लाइट कुछ इस तरह से आएगा, है ना, जो भी होगा लाइट कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, इस तरह से लाइट आया। अब क्या होगा, अब सेम काम, इसमें स्पीड है v2, इसमें स्पीड है v1। अब उल्टा पूछा जा रहा है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का बताइए मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे सर, हम लिखे n, मीडियम किसका, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जिससे लाइट आ रहा होता है उसका स्पीड ऊपर, जिसमें लाइट जा रहा होता है उसका स्पीड नीचे। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, हम एक को रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, किसी एक को कर देंगे और काम कर लेंगे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया काम है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, हम इसको कर दे रहे हैं 1/n1/2, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा v2/v1, ठीक है, सही लिखे। v2/v1 है क्या, है क्या, v2/v1 है आपका जो v2/v1 है ये तो सर n2/1 है, मतलब उल्टा। कहने का ये मतलब हुआ ये निकल के आ रहा है हम लोग के पास वैल्यू, मतलब क्या आया 1/n1/2। तो ये रिलेशन, तो अब इससे पता क्या चला, अभी समझते अच्छे से, इसको अच्छे से समझते फिर से। तो ये रिलेशन निकला, तो इससे समझिए, मान लेते हैं कि ये आपका है वाटर और ये है ग्लास, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, आप निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और कभी क्वेश्चन उल्टा कह दे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताइए किसका, वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये इसका ये रिलेशन होता है। तो कभी भी अगर हम लोगों को एक रिलेशन पता होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो इससे यही पता चला। तो यहाँ पे आते हैं वापस से दोबारा हम लोग, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2,
अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/, है ना। उसके बाद क्या करना है, मीडियम 2 टू मीडियम 1, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 के रेस्पेक्ट में। तो ये रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सब तो हम लोग पढ़ लिए अच्छे से, तो रिलेशंस याद रखिएगा एग्जाम। अब आता है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल लेंसेज। अब यहाँ से एग्जाम में भर भर के सवाल रहेंगे। अब सवाल है ये बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्पेक्टेकल्स के फॉर्म में हो, चश्मा, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, हर चीज़ में लेंस इस्तेमाल हो रहा है, कैमरा, आप इतना सा मोबाइल, हर चीज़ में आजकल लेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब लेंस करता क्या है, लेंस क्या करेगा, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ से रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप ये सब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो होगा क्या पता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे, मस्त एक्टिंग करते रहोगे, हाँ मुझे तो सब आता है। एक इन्विजिलेटर आपके बगल में खड़े होंगे, आपका चेहरा देख रहे होंगे, वो उनको पता है कि आपको नहीं आता होता नहीं है, नहीं जान रहे हो, क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे होगे। तो उस समय इन्विजिलेटर बहुत आराम से आएगा, पास पहुँचेंगे और पता है क्या बोलेंगे, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का इतना ख़राब दिन आ गया, मतलब कि अब इन्विजिलेटर के मुंह से क्रिस का गाना सुने, उससे अच्छा पढ़ लेते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले शुरू होता है क्या, स्फेरिकल लेंसेज में 2 तरह का लेंस आता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव। ये हो गया आपका ये हो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो है ये कहलाएगा आपका कॉनकेव लेंस। तो 2 तरह का लेंस हुआ, दोनों में खासियत है, दोनों का अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग काम है। देखिए एक का कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ है, इस तरफ भी अंदर की तरफ है, इसका बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ है, और ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आया। अब सवाल है ये करेगा क्या, इससे होगा क्या, हाँ तो करेंगे कुछ नहीं, हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मार के अच्छा पहले इससे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, आप इसमें जब पैरेलल लाइट रेज इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सारे लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रहा है, मतलब लाइट को मिला रहा है, आपस में इंटरसेक्ट करवा रहा है ना, लाइट करीब आ रहा है। तो इस लेंस का काम हो गया क्या चीज़, लाइट को करीब ले जाना, लाइट को कन्वर्ज कराना, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ये आता है, ये एक ऐसा लेंस है जिसमें जब हम लोग पैरेलल रेज जब ले गए तो क्या हुआ, वो लाइट रेज को दूर ले गया, दूर ले जाने का मतलब आपस में मिलाया नहीं बल्कि और डाइवर्ज कर दिया, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो लेंस का काम क्या है, या तो कन्वर्ज करना या तो डाइवर्ज करना। हमारे आई में भी एक लेंस लगा है कन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्ज करने का काम करता है, लाइट रेज आती है उसको कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पे मिलाती है। चलिए अब धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग नाम रख दिए हैं सर, इस पॉइंट का नाम रखे हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ओ से दिखाएंगे जनरली, कभी कभी सी से या ओ से। यहाँ पे भी इस लेंस में भी रहेगा एक, ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ से, अच्छा देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये सारे लाइट रेज कहाँ गया भाई, हाँ ये सारे लाइट रेज को एक ही जगह पे पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उसको अभी हम लोग फोकस पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नेमिंग कर रहे हैं हम जानबूझ के। तो इस तरफ किधर किसी एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज करना चाहेगा, ये कहलाएगा एफ फोकस,
इसको F2 से डिनोट करेंगे और इस सेम डिस्टेंस मेजर करके इसका डबल 2F2 बोलेंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में रहेगा, इधर भी एक रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे F1 से डिनोट कहेंगे। और ठीक इसके और थोड़ा दूर चले जाएंगे, सेम डिस्टेंस लेंगे, इसको 2F2 कहेंगे। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, उसी की जगह पे 2F2 है, यह भी डबल है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे आपका F1 होगा, यहाँ पे आपका 2F1 होगा। इस तरफ आप जाइएगा तो F2 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो लोकेशन से हमारे पास क्या क्या है, देखिए ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज़, ये आपका फोकस हो गया। अच्छा, अभी इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से टर्म को धीरे धीरे देखेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है रे डायग्राम्स के लिए। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसका फोकस और फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? जिस तरीके से हम लोग मिरर में पढ़े थे, मिरर में क्या होता था कि लाइट रे टकराने के बाद किसी पॉइंट को कट करते थे, है ना। पैरेलल लाइट रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस से टकराते थे और किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होके उस लाइन को जिस एक ही पॉइंट पे कट करते थे उसको फोकस कहते थे। यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, पास कर जाएगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज सब पैरेलल आ रहे, देखो किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सारे लाइट रे कन्वर्ज होने के बाद एक ही पॉइंट को मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस पॉइंट को, इस स्पेशल पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से जब लाइट रेज को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के पास ले गए, जब कॉन्वेक्स लेंस के पास ले गए, तो क्या हुआ? ये सारे जितने रेज थे डाइवर्ज कर गए, दूर भागे। लेकिन डाइवर्ज कुछ इस तरह से किए कि डाइवर्जिंग रेज को अगर हम लोग पैरेलल लाइन से ड्रॉ करें पीछे की तरफ, तो सारे लाइट रेज लग रहे थे कि इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, एपियर हो रहा था। तो ये एपियर हो रहा है, तो ये कहलाएगा कॉन्केव लेंस का फोकस। तो कॉन्केव लेंस का फोकस लेफ्ट साइड होता है, ये एपियर होता है एक तरीके से, और ये रियल में सच में कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह का लेंस है, एक लेंस जो कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा लेंस जो डाइवर्ज करने का काम कर रहा है, वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ समझ में आ गया, ये वाला है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की दूरी को कहेंगे। अब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूल्स। अगर हम लोगों को इमेज का फॉर्मेशन करना है तो रूल्स बहुत ज़रूरी है जानना, बिना रूल्स के हम लोग इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए रूल्स सीखते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पे लाइट रे आ रहा है और वो इस तरह से आ रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो हमेशा F2 से पास होगा। तो आज से एक रूल बन गया कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है, वो कहाँ से पास करता है? फोकस से, F2 से, ठीक है। दूसरा, कोई भी लाइट रे अगर आता है, कोई भी लाइट रे वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो बिना बेंड किए वो सीधा चला जाएगा। तीसरा क्या है? अगर कोई लाइट रे कहाँ से पास कर रहा है? F1 से। कहाँ से? F1 से। कोई भी लाइट रे अगर F1 से पास कर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद वो इस तरह से बेंड होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो बस यही 3 रूल काफ़ी है, इतना में आप इमेज का पूरा फॉर्मेशन कर लोगे। और ये बस काफ़ी है, इतना आप जान रहे हो, सब हो जाएगा, टोटल आप कर लोगे कंफर्म। अब क्या है, थोड़ा कॉन्केव लेंस का देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस में सेम अगर हम लोग पैरेलल लाइट रेज लाते हैं तो कॉन्केव लेंस का काम है भाई रेस को डाइवर्ज करना। वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दिया, लेकिन कुछ इस तरह से भेजा कि उसको अगर वो ऐसा अपेयर हो रहा है कि उसके F1 से आ रहा है, ये इसका है F1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरीके से कोई भी लाइट रे अगर इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कोई लाइट रे आया और कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो वो भी बिना बेंड हुए वो सीधा चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है भाई? कोई भी लाइट रेज आया, आने के बाद वो इस तरह से लग रहा है कि वो पास कर रहा है F2 से। वो कहाँ से पास कर रहा है? F2 से। तो उस तरह के लाइट रे आने के बाद, डाइवर्ज होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा।
तो ये रेस का मतलब ये रूल्स काफ़ी है। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसी चीज़ को जो अभी पढ़े। मान लेते हैं कोई लाइट रे है, वो सीधा पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो वैसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से, F2 से पास करेगा, ठीक है। दूसरा, कोई लाइट रे अगर मान लेते हैं वो आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर तक, तो वो सीधा बिना डिफ्लेक्ट किए, बिना बेंड किए वो सीधा उसी पाथ में चला जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रिफ्रैक्शन के बाद वो उसका पाथ उसी पाथ में है, मतलब उसका पाथ बेंड नहीं हो रहा है, ये याद रखने का है, ठीक है। और क्या, अगर कोई लाइट रे आया और वो फोकस से जा रहा है, कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस तरह से बेंड होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक इसमें करते हैं। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस से। तो ये हो गया डाइवर्ज। अब ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज किया है कि ये अपेयर हो रहा है कि कहाँ से पास कर रहा है? F1 से। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या था? दूसरा कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो वो बिना डिफ्लेक्ट किए वो उसी पाथ को रीड्रॉ करेगा, उसी पाथ से चला जाएगा। कोई लाइट रे कुछ इस तरह से आ रहा था कि कुछ इस तरह से आ रहा था कि वो अपेयर हो रहा है कि कहाँ से पास कर रहा है? F2 से। कहाँ से? F2 से। तो होगा क्या? वो कैसा अपेयर हो रहा है कि F2 से पास करने वाला है। तो होगा ये कि वो रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये हो गया रूल, रिवीजन हो गया। अब आगे चलते इसको और देखते हैं। अच्छा, फिर से है, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधा चला जाएगा, है ना। ये लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो F2 से पास करेगा। ये देखो F1 से आ रहा है तो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। आप इसको देखो, ये पैरेलल है तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगा कि क्या अपेयर होगा कि कहाँ से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है F1 से। ऐसा लगेगा कि F1 से ये लाइट रे आ रहा था, इस तरह से डाइवर्ज हुआ है। अच्छा, ये लग रहा है अपेयर क्या हो रहा है कि F2 से पास करने वाला है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, बेंड होने के बाद, डाइवर्ज होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें है 6 केस। अब 6 केस क्यों है ये समझते हैं। क्या है भाई 6 केस का कहानी? देखो, सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बना रहे हैं हम? इस तरह से हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। इधर देखो, लेफ्ट साइड है F1, लेफ्ट साइड रहेगा F1। वाह क्या बात है, F1 बोल के F2 लिख रहे हैं, F1। और यहाँ से सेम थोड़ा सा मेजरमेंट सेम लेंगे, और ये एक लोकेशन है F2 F1। इस तरफ है सर, इस तरफ है F2, और यहाँ पे है 2F2। अब आप सोच रहे हो कि ये सब लोकेशंस क्यों हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अब सोचो कि ये F1 क्या है, 2F1 क्या है, F2 क्या है, 2F2 क्या है, ये दिमाग में चल रहा होगा। मिरर में तो नहीं था, मिरर में तो फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बात तो सही है। एक्चुअल में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे इस तरफ, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि हम लोग लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर रहे थे, इमेज का लोकेशन बदल रहा था, इमेज का साइज बदल रहा था। मतलब क्या कि अलग अलग लोकेशन पे इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग तरह का इमेज हम लोगों को ऑब्टेन हो रहा था। तो उस तरह से करके हम लोगों के पास 6 तरह का, मतलब 6 टाइप्स का 6 कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पा सकते हैं, मिल सकता है। तो सबसे पहला क्या हम लोग क्या करेंगे अब देखते हैं। अच्छा, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में
6 केस नहीं है। बोलेंगे क्यों नहीं है, तो समझिए इस चीज़ को, क्यों नहीं है उसके केस में क्यों नहीं है। देखिए इस चीज़ को, मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग क्या किए, इधर से प्लेस करना शुरू किए, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने प्लेस करना शुरू किए, रखना शुरू किए। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे, इमेज हम लोग को एक ही तरह का मिल रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला हम लोग इन्फिनिटी पे रख के देखें, हमारे पास लोकेशंस क्या क्या है। लोकेशंस है हमारे पास, पहला आपका है, ये नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपका आ जाएगा F1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2F1, इस तरफ भी लिख लेते हैं, नोटेशन दे लेते हैं हम लोग। ये आपका F2 है और इधर आ जाएगा 2F2, ठीक है। हम लोग जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो अलग तरह का इमेज मिला, ठीक है। उसके बाद 2F1 से पहले मिले तो एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया कि 2F1 के पहले आप रख दो, जैसे मिरर में करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना, तो अलग तरह का हम लोग को इमेज मिला। फिर तीसरा कहाँ रखे, तीसरा रखे हम लोग 2F1 पर, यहाँ अलग मिला। फिर इसके बीच में रखे यहाँ पे तो अलग मिला, यहाँ रख सकते हैं हम लोग, और लास्टली यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल हम लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होता है। तो 6 केस होता है तो 6 तरह का इमेज हम लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस के जरिए। तो सबसे पहला लोकेशन है इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 और F1, और एट F1, और लास्टली व्हाट, F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, ये क्या आया, ये क्या है, हाँ, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत दूर, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आते हैं। कैसे आते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल, चलिए लाइट रे लेको आते हैं पैरेलल, है ना, एक लाइट रे ले लेते हैं हम लोग, और जिसको पैरेलल लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ले आए। मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए हम लोग को इमेज बनाने के लिए, 2 लाइट रे चाहिए, 2 ले आए, ठीक है। अब देखिए इसको, अब ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास करेंगे, F2 से, ये भी पास करेगा F2 से, ठीक है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए, जब कभी भी आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर अगर 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे F2 पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि बहुत छोटा है। अच्छा, जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ मिला, F2 पर मिला। लाइट रेज सच में मीट कर रहे हैं, तो सच में मीट करना, एक्चुअल में मीट करना रियल इमेज का कहानी है। और जब भी रियल इमेज बनेगा तो भैया इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। और साइज कैसा होगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर बोलेंगे पॉइंट साइज्ड। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 के पीछे हमेशा एक ही काम करना है। क्या करना है, एक पैरेलल ले जाना है रे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना, और कुछ करना ही नहीं है। देखते हैं, पहला रे को हम लोग पास करा के देखते हैं। सबसे एक ले लिए पैरेलल वाला कहाँ से पास करेगा सर, पैरेलल वाला पास कर जाएगा आपका फोकस से, पास कर गया इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और लाइट रे लेना पड़ेगा, एक लाइट रे लिए चला गया, ठीक है। दूसरा लिए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और चला गया। तो किस जगह पे मिला, किस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अगर ए बी था तो ए डैश का लोकेशन यहाँ पे मिला, तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे हो गया, इस जगह पे। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखते हैं, बियॉन्ड 2F1 रखते हैं, तो इमेज हम लोग को F2 और 2F2 के बीच में मिलता है, और लाइट रेज सच में मिल रहे हैं तो रियल। और देख सकते हो आप इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बड़ा है,
इमेज का साइज छोटा है। तो सबसे पहला जब हम लोग 2f1 पर रखते हैं तो कहाँ मिला f2 और 2f2 के बीच में, 2f2 के बीच में कैसा मिला, रियल। और रियल रहा तो सर इन्वर्टेड। और कैसा, बड़ा है ऑब्जेक्ट लेकिन इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अच्छा अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे 2f1 पर। देखो इन्फिनिटी पर रख लिए, 2f1 के पहले रख लिए, अब रखेंगे 2f1 पर। अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना चाहिए। पहला कौन सा रे, जो पैरेलल जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल वाला लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करता है, पैरेलल वाला लाइट रे हमेशा फोकस से पास कर जाता है, कर गया फोकस से पास। दूसरा कौन सा रे ले, दूसरा वो रे उठा रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, चला गया, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और चला गया, इस तरह से चला गया, है ना, यस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट हुआ उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, उस पॉइंट पे इमेज मिलेगा। यहाँ पे मतलब अगर ये ए बी है तो यहाँ ए डैश और बी डैश मिलने वाला है, मतलब यहाँ बी डैश होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, इमेज इमेज इमेज। तो आप देख सकते हो सीधा 2f2 पर मिला, 2f2 पर मिला। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज मिला है। तो केस 3 क्या है, जब हम लोग 2f1 पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट 2f2 पर मिलता है। और कैसा है सर, रियल होगा। रियल क्यों होगा, सच में रेज मिल गए, रिफ्रैक्ट करने के बाद एक जगह मीट हुआ है तो रियल। और जब भी रियल हमेशा इन्वर्टेड और सेम साइज का बना है। कैसा बना है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब कहाँ रखेंगे, अब हम लोग इसके बीच में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 2f1 और f1 के बीच में। अब रख दिए, सेम वही काम, पैरेलल रेस और ऑप्टिकल सेंटर से। कभी भी इस बात से कभी मुकरना नहीं हम लोगों को। पहला पैरेलल चला गया, सर पैरेलल वाला को पास करा देना है भैया, कहाँ से, f2 से। दूसरा भैया कहाँ से ले, दूसरा आपको लेना है ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा जाता है, चला गया, मस्त गया है ना, चला गया, और कोई दिक्कत नहीं। अरे ए यहाँ है, बी यहाँ है, एक का लोकेशन तो यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मीट किया है, इस पॉइंट पे मीट किया है ए, तो यहाँ पे इस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ए डैश बी डैश। अच्छा आप देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा गया तो इमेज कहाँ मिला, 2f2 के पीछे, 2f2 के पीछे। अब पीछे मिला तो कैसा मिला सर, ऑब्जेक्ट छोटा था इमेज बड़ा मिला, ऑब्जेक्ट छोटा था इमेज बड़ा मिला। और क्या उल्टा है सर, रियल है। तो जब हम लोग 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तब कहाँ मिलता है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे वहाँ मिला। कैसा मिला सर, रियल और इन्वर्टेड मिला, और बड़ा है, बड़ा को हम लोग कहते हैं इनलार्ज्ड। अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे सर f1 पे, डायरेक्ट कहाँ पे रख देंगे, f1 पे। चलिए रख के देखते हैं क्या होता है। अब चलो f1 पे रखते, रख दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, वही काम जो करते आए हैं। एक पैरेलल ले जाना है, वो कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से, चला गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा कहाँ से पास कर गया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रेज कुछ इस तरह से गए कि लग ही नहीं रहा है कि मिलेगा इधर। तो कहाँ मिलते हैं ये रेज, इन्फिनिटी में, ऐसा माना जाता है। तो कहाँ इमेज बन सकता है, इन्फिनिटी में बनेगा। और अगर सच में मिल जाएगा तो रियल बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। लेकिन अपडेटेड एनसीईआरटी में कहता है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, और लेकिन लोकेशन का पता है इन्फिनिटी। चलिए ये केस समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, अगर वहाँ मिलता है तो, है ना, बहुत ज़्यादा। चलिए हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं, हाईली, है ना। चलिए नेक्स्ट केस क्या है। अब f1 में रख लिए, अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। वही काम जो करते आए हैं, क्या, पैरेलल लाइट रे भैया, थोड़ा सा, हाँ पैरेलल लाइट रे लिए, कहाँ से पास करेगा, फोकस से, चला गया, जिसको जाना था वो चला गया, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से,
अरे ये तो डाइवर्ज हो रहा है, पिछले वाले केस में तो भाई पैरेलल था, इन्फिनिटी में मान लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो डाइवर्जिंग रेज है, कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होना है कि ये दोनों रेज अपीयर होगा कि इधर ही कहीं से आ रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, ये लाइट रेज को इधर, ये होगा इधर, है ना, इस तरह से, थोड़ा सीधा है, सीधा है, हाँ। तो कहीं कहीं यहाँ पे लाइट रे मिलेगा इस पॉइंट पे। तो आई को ऐसा लगेगा, आंख को ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से आ रहे हैं। तो ए का लोकेशन यहाँ मिला ए डैश, और ठीक ऐसा कर देंगे या यस इस तरह से, ये इधर इधर इधर। तो आपको इमेज किधर मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही, ऑब्जेक्ट के साइड में ही मिलने वाला है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो एक ही केस ऐसा है, एक ही केस ऐसा है जिसमें कैसा इमेज हम लोग को मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपीयर हो रहा है, सच में मीट नहीं कर रहा। ये आई को लगता है कि ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक ही केस है कॉन्वेक्स लेंस में, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, तो जब हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ लेगा। इसको हम लोग बिहाइंड द लेंस भी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। रेज सच में मिले नहीं, आई को लगा कि इस पॉइंट से आ रहा है तो वर्चुअल, और जब कभी वर्चुअल तो कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज। और सर छोटा इमेज है ये, है ना भैया, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बड़ा मिला है तो कहेंगे इनलार्ज्ड। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। अब हम लोग कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा, बस। तो इसीलिए आप कहीं पे भी प्लेस करो, इसमें इसलिए ज़्यादा केस नहीं है। तो पहला हम लोग ऐसा ही ले लेते हैं कि इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल, आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये भी आया, ये भी आया, ठीक है, दो लाइट रे आए। लाइट रे आने के बाद क्या होगा, आने के बाद दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे, है ना, दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से डाइवर्ज हुए। अरे ये क्या हुआ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये दो लाइट रे आने के बाद डाइवर्ज हो गए, और ये लाइट रे भी क्या होगा, ये लाइट रे भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको आई क्या करेगा, आई को क्या लगेगा, आई को क्या अपीयर होगा, आई को लगेगा कि ये दोनों रेस किसी एक पॉइंट से आ रहे हैं, और हम लोगों को मालूम है कि ये जब पैरेलल लाइट रेज आते हैं तो वो कहाँ से अपीयर होता है, फोकस पे, है ना, वो कहाँ पे अपीयर होगा, फोकस पे, ठीक है। तो आई को लगेगा ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, फोकस से, और फोकस पे इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ये आपका कौन है, किसका फोकस है, ये कॉनकेव लेंस का फोकस है, F1। तो कहने का क्या मतलब है, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा तो वो पैरेलल आता है, और पैरेलल होने के बाद डाइवर्ज होकर कुछ इस तरीके से होता है कि वो फोकस पे अपीयर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, उससे जो लाइट रेज आएंगे पैरेलल आएंगे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, F1 पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, F1 पे। कैसा बनेगा, देखो वर्चुअल बन रहा है, और जब भी वर्चुअल बन रहा है तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, है कि नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत ही पॉइंट साइज छोटा, एकदम हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, अब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, और इसको कहीं भी रख देते हैं एट फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे इस तरह से रख दिए। अब क्या करेंगे, वही काम जो हम लोग करते आए, एक पैरेलल लाइट रे लेंगे और एक जो पास कर रहा होगा इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस तरह से चला गया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा सर डाइवर्ज, ये तो डाइवर्ज कर गया, और डाइवर्ज जो होगा वो कहाँ से अपीयर होगा, कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से, इस पॉइंट से, है ना, ये आपका फोकस रहेगा इसका, ये F1 होगा, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चला गया। अब क्या होगा, ये ऐसा अपीयर गए, दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से आ रहे, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको जब इधर ड्रॉ करेंगे इस तरफ होगा तो लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे मिला, इस जगह पे मिला, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं।
तो कहने का ये मतलब है कॉनकेव लेंस हमेशा एक टाइप का इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है और वो कहला रहा है वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा छोटा छोटा। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम। अब आ जाता है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? वही जो हम लोग मिरर वाले में पढ़े थे, सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी। अब देखना क्या है इसमें, थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। ये भी हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। इंसिडेंट रे इस तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पोल से कोई भी डायरेक्शन मेजर करना हो लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इस तरफ, तो वो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। जैसे 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 इसका जो फोकल लेंथ होता है इस तरफ होता है और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ इस तरफ होता है। ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर। बन जा भाई, हाँ ये भी हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट, इधर इधर, ये वाला एफ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आज से कभी भी, पहले भी, बाद में भी, जब भी कॉन्वेक्स लेंस अगर दिखे, चुपचाप से फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लेने का है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखा जाए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ चुपचाप से आंख बंद करके नेगेटिव ले लेने का है। क्यों भाई? क्योंकि यह इंसिडेंट रे के अपोजिट का डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड है आपके ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, और देखते हैं, चलिए आगे। अच्छा, ऊपर वाला डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस, इधर वाला, इधर का लेंथ हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और नीचे का लेंथ निगेटिव कंसिडर करेंगे। चाहे इधर नीचे हो चाहे इधर ऊपर हो, इधर के ऊपर को पॉजिटिव, इधर के नीचे को निगेटिव। तो ये था हम लोग का, ठीक जैसा मिरर में था उसी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग इमेज डिस्टेंस को v से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाएंगे और फोकल लेंथ को f से दिखाते ही है। तो u तो भाई खानदानी नेगेटिव होगा, दादा परदादा सब लिए थे। ठीक है, तो u नेगेटिव हमेशा होगा। क्यों? हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v का क्या कहानी है? यहाँ v का कहानी थोड़ा सा अलग है मिरर से। v के केस में होगा ये कि मैक्सिमम केस में कॉन्वेक्स लेंस वाले में भाई राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो राइट साइड वाला लेंथ पॉजिटिव, तो इसमें तो रियल बन रहा था। कहने का ये मतलब है v इसमें मैक्सिमम में 5 केस में पॉजिटिव आना चाहिए और एक केस में वर्चुअल बनता था, लेफ्ट में बनता था, तो एक केस में इसमें नेगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें u तो भाई नेगेटिव है, u तो भाई है नेगेटिव सा। ठीक है, और v का क्या कहानी है? इमेज भी हमेशा इधर ही बनता है, तो v इसका हमेशा नेगेटिव आएगा। अरे फोकल लेंथ भी इसका नेगेटिव, तो इसका सब कुछ नेगेटिव हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में अच्छे से आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो लेंस फॉर्मूला इसको आपको याद भी रखना है और समझना भी है और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, माइनस और प्लस का। उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस होता है। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। देख लीजिए 1/v वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया। एक फॉर्मूला में और प्रॉब्लम, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जैसे कि मिरर वाले में था m इज इक्वल टू माइनस v/u, तो ये माइनस को हटा दिया जाए, बस इसी को रहने दिया। सेम फॉर्मूला है, बस मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं है। वही सब यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग किए थे। मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बराबर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर ये रिलेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा के लिए, तो इसको याद कर लेने का है, सीख लेने का है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होता है तो नेगेटिव। ठीक है, u तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, v वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेंस के लेफ्ट तरफ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है, तो वो भी नेगेटिव रहेगा हमेशा इसमें। ठीक है, f इसका राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव। अच्छा, v क्या होगा? v एक केस में नहीं, सारे केस में लगभग 5 केस में पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड में बन रहा है, और एक केस में v सिर्फ निगेटिव आएगा लेफ्ट साइड में जो बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू m बराबर क्या होता है? m इज इक्वल टू v/u।
लेंस के केस में m इज इक्वल टू HI/HO। इसका वैल्यू अगर 1 से छोटा आया तो ऑब्जेक्ट छोटा बना, बराबर आया तो सेम साइज का, और बड़ा आया तो 1 से अगर 1 से वैल्यू m का बड़ा है तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बना है। चलिए ये तो एकदम सेम टू सेम है। बस यहाँ देख लेंगे वी नेगेटिव कहने का ये मतलब है कि लेफ्ट साइड पे बना है, तो लेफ्ट साइड में लेंस के केस में वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया यहाँ पे। यही डिफरेंस है, सिर्फ मिरर में नहीं होता था ऐसा। और वी पॉजिटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो सारे केस में आपके देख लो यहाँ पे 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड आता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का वैसे ही है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो यहाँ तक का बात मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, इसको बहुत ही प्यार से और अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाए और न्यूमेरिकल में गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया क्वेश्चन में पहले। तो HO मिल चुका है, कितना है 5 सेंटीमीटर। यार ये तो हमेशा प्लस में होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। चलो प्लस 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, बोले तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस काहे लिखे भाई, लेंस होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस। कितना सेंटीमीटर में 25, तो यू दे दिया आपको -25 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस हमेशा लगा देना, यू के साथ हमेशा माइनस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस है तो एफ हो गया प्लस की माइनस, प्लस क्यों, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड होता है, राइट साइड, लेफ्ट दिखा के राइट बोल रहे हैं ना, खैर कोई बात नहीं। प्लस 10 सेंटीमीटर राइट की तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक है, और क्या ड्रॉ, अच्छा डायग्राम और साइज बताना है, तो पहले साइज बताएं, लास्ट में डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो अपने पास है +5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यू दिया है भाई -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, और एफ दिया +10 सेंटीमीटर। पहले हम लोग यहाँ से वी फाइंड करेंगे, इससे हम लोग को पोजीशन पता चल जाएगा, फिर देखेंगे मैग्नीफिकेशन ये सब। फ्रॉम लेंस फार्मूला काहे लगा रहे भाई, पोजीशन फाइंड करना है तो लेंस फार्मूला से ही पता लगेगा। तो क्या होता है, होता यह है कि 1 - v/1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या करेंगे, 1/v को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि निकालना है, यही तो आपको पता लगाना है। -1/u, u कितना है, u है -25, बहुत बढ़िया। 1/f, f कितना है +10, तो 10 लिख देते हैं। चलिए ठीक है, 1/v इज इक्वल टू, काहे के लिए इक्वल टू भाई, काहे के लिए, माइनस प्लस हो गया, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/10। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, वही जो मैथ्स में बचपन में करते रहते थे। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/25। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 50 आ जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे आया 55 आएगा ना, 5 - 2। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 3/50। इसको पलटना ना भूले, v इज इक्वल टू 50/3 हो गया। अच्छा, साइन इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं 50 और 3 का, तो हो जाएगा 16 3 जा 48 बचा 2.063 जा 18, तो कितना हो गया, 3 6 जा ना, ये 3 6 जार 18। अच्छा, ये चलता चला जाएगा तो 7 लगा दो, तो कितना आ गया +16 पॉइंट कितना है 16.67 क्या लिख दे सेंटीमीटर। साइन प्लस का आया, साइन जब प्लस का आ जाए तो इमेज राइट साइड में बना है, इमेज राइट साइड में बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। कहानी यहीं से है कि नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड, एक चीज़ पता चल चुका है, एक चीज़। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अब पूछा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक फार्मूला लगा देते हैं,
हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, v बाई यू, है ना। मिरर वाले में माइनस वी बाई होता, तो ये एक रिलेशन था। कहाँ से आया रिलेशन आप देख सकते हो, है ना। अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें। ये कितना दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो +5 होगा ये 5 इज इक्वल टू वी कितना निकला है, वी निकाले हैं हम लोग, वी है 16। अच्छा ये नहीं लिखेंगे, ये लिखते क्या कि आसानी होगा हम लोग को, 50/3 लिखने में क्या दिक्कत है, तो 50/3 का यूज़ कर रहे हैं। यही चीज़ थोड़ा चीज़ है, 3 इंटू यू इज़ हाउ मच, u इज़ -25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -25। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 × 5 अपॉन 3 × -25, ठीक है। 25 1 जा 25 2 जा, तो कितना आया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10/3 और साथ में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन इन्वर्टेड का साइन दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है, उल्टा बना है, माइनस का यही पता चलता है माइनस से। तो अब क्या करें, इसको डिवाइड दे देते हैं, इसको डिवाइड देने पे कितना आएगा 10/3, 3 3 जा 9, फिर बचा 0.3 3 जा 9, अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है 3.3 -3 सेंटीमीटर छोटा बनेगा इमेज। चलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो अब क्या है, मैग्निफिकेशन भी यहाँ से निकाला जा सकता है ना, मैग्निफिकेशन भी निकाला जा सकता है, आप लगा के फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा रहा बात इसके ड्राइंग का, कहने का मतलब कि डायग्राम का, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका हो गया क्या चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F2 हो गया, F2 है ना, और ये हो गया 2, ये हो गया 2F2 ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ मान लेते हैं हम F1 और यहाँ मान लेते हैं 2F1, ठीक है। अच्छा ये जो है ये कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। ये हो गया 20, तो रखा गया है कितने में, रखा गया है 25 में, मतलब इधर कहीं रखा गया था इस जगह पे, है ना, इस जगह पे इतना बड़ा बना दिए, फिर तो भाई मेरा रे ही पास कर जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ रखेंगे, सेम वही काम, एक पैरेलल रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से, एक ले जाएंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ मिला, इस जगह पे मिला, इमेज छोटा बना, तो 5 सेंटीमीटर का था 3.3 सेंटीमीटर का बना, राइट साइड बना तो भी पॉजिटिव आया, है ना, छोटा बना और उल्टा बना तो h हाइट ऑफ इमेज -3.3 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। अब आगे चलते हैं। अब क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस। पावर कहने का मतलब ये कि कोई लेंस कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज करता है, कितना एक्सटेंट है। इसके लिए पहले एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, ये एक मोटा लेंस है, ये एक पतला लेंस है, एक लेंस थिक है और एक थिन है। तो ये जो लेंस थिक है वो लाइट को बहुत जल्दी कन्वर्ज करते रहे, बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो कहेंगे इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है क्योंकि ये बहुत उतना नहीं कम कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला बात है, जिसका पावर ज़्यादा है उसका फोकल लेंथ कम है ना, पावर ज़्यादा फोकल लेंथ कम, और यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम। ठीक उसी तरीके से ये ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ कम होगा, ये कम डाइवर्ज कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ से एक रिलेशन ये पता चला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। और थिक लेंस का पावर ज़्यादा होता है, थिन लेंस का पावर कम होता है। चलिए अब देखते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। कितना कन्वर्ज कर सकता है कोई लेंस और कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना, उसी को उस लेंस का पावर कहेंगे। सही बात है। तो और ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, बात तो सही है। फोकल लेंथ ज़्यादा हुआ तो पावर कम, फोकल लेंथ कम हुआ तो पावर ज़्यादा। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f। बहुत बढ़िया, यही होता है, अभी हम लोग देख लिए।
अच्छा, एसआई यूनिट डायोप्टर, इसका एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर। कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर देखो एक चीज़ हम लोग को याद रखने का है, जब भी क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा, हमेशा मैक्सिमम टाइम सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो यूज़ करना आप इसको 100/f, तब आपका आंसर डायोप्टर में आएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपका फोकल लेंथ मीटर में दिए रहे तो आप सीधा P = 1/f यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, याद रखना, मेरी राह तकना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस का, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। काहे भाई? कॉन्वेक्स लेंस का जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और कनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो याद रखने वाली चीज़ है। तो कभी कॉन्केव लेंस का कुछ दे दे फोकल लेंथ तो पावर हमेशा निगेटिव में निकालिएगा, और कभी कन्वेक्स लेंस का दे दे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे है एक क्वेश्चन, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव। कॉन्केव कहने का मतलब है सर पावर माइनस में आएगा, तो फोकल लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस में काहे नहीं ले लें, -2 मीटर। अब जब मीटर में दिया है तो 100 वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, पावर निकालना है। तो वी नो दैट व्हाट, क्या जानते हैं हम लोग? वही जो जानना चाहिए हम लोग को, P = 1/f, P = 1/2 माइनस साथ में, तो आ गया -0.5, क्या जाएगा? डायोप्टर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो माइनस में आएगा, तो माइनस का चूंकि कॉन्केव लेंस था तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अच्छा देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक इसका पावर 4 है। अच्छा, कॉन्वेक्स है तो +4 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, है ना। ये कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, तो मान लेते हैं +3 डायोप्टर, और इसका मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं हम लोग 3 डायोप्टर, -3 डायोप्टर। अब क्या करेंगे? अब सिंपल, अब इस सबको मिला दिया गया। अब मिला दिया गया, आपको बोला कि टोटल ये कैसा लेंस बनेगा और क्या पावर आएगा सबको मिलाने के बाद। तो कुछ नहीं करना है, बच्चा के जैसा जोड़ देना है चुप से। +4 सबको साइन के साथ, -2 +3 -3, तो यहाँ से P कितना आ गया सर? ये खत्म हो गया, 4 से 2 गया, तो +2 डायोप्टर। मतलब ये एक कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा, इसका कॉम्बिनेशन, कहने का ये मतलब है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर, एक का पावर दिया है प्लस में, तो प्लस में कॉन्वेक्स वाले का हो गया +3.5 डायोप्टर। और ये इसका है तो ये माइनस वाला होगा -2. इधर कहाँ पॉइंट दे रहे हैं? -2.5 डायोप्टर, ठीक है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कुछ नहीं करना है, P = P1 + P2 कर देने का है। P1 कितना आया? 3.5 प्लस में, और क्या है? और ये है -2.5, कितना आ जाएगा सर? 1 डायोप्टर, है ना। तो 1.0 डायोप्टर। तो पावर हमारा आ गया कॉम्बिनेशन का प्लस में आया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, और प्लस में आया है तो भाई कन्वेक्स लेंस बनेगा मिला के, और उसका पावर कितना रहेगा? 1 डायोप्टर। अच्छा, फोकल लेंथ भी फाइंड करना है। बहुत खुश थे हम इसको सॉल्व करने के बाद। फोकल लेंथ फाइंड करना है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। फोकल लेंथ भी 1 आएगा। क्यों आएगा 1? देख लेते हैं। जैसे P = 1/f होता है, तो उसी तरीक़े से F = 1/p, तो कितना रखेंगे? 1/1 = 1, क्या जाएगा? मीटर। तो 1 मीटर आएगा इसका फोकल लेंथ भी। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते आगे। अच्छा, थैंक यू, ठीक है। बस यहीं तक था हमारा चैप्टर ये वाला। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।